नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब नारी शक्ति वंदन कानून पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष सत्ताधारी बीजेपी को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का प्रयास कर रहा है। बीजेपी एक तरफ जहां नारी शक्ति वंदन कानून के जरिए आदि आबादी को साधने का प्रयास किया है, वहीं अब इसी मुद्दे पर सपा ने बीजेपी को घेरने जारी है। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक तरफ भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव को में बनाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन करने जा रही है। सपा ने इसी कानून को लेकर भाजपा को खेलने की अब रणनीति बना ली है। समाजवादी पार्टी लोकसभा और विधानसभा सीटों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के पास कराए गए नारी शक्ति वंदन कानून पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना चुकी है। समाजवादी पार्टी आम जनता के बीच ये बताएगी कि भाजपा ने ऐसा बिल पास करके दिया है जो आगामी चुनाव में लागू नहीं हो सकता। ये कानून सिर्फ चुनावी है और भाजपा इसके जरिए चुनावी फायदा लेना चाहती है। इसका लाभ महिलाओं को इस चुनाव में नहीं मिलेगा। ये आगामी जनगणना और परसीमन होने के बाद ही लागू हो सकेगा। समाजवादी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है कि इस कानून का बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा ना ले पाए। सपा ने रणनीति बनाई कि वह जनता के बीच जाकर बताएंगे कि भाजपा की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है। यदि ऐसा होता है तो 5 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इसे लागू करवा देते। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जिस प्रकार से देखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी हल्ला बोल करेगी आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव में। जिस प्रकार से 33% आरक्षण की बात कही गई है इस बिल के आने के बाद, समाजवादी पार्टी जनता के बीच में बीजेपी की बातों को गिनाएगी। लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है जारी है। तो नारी शक्ति वंदन बिल पर सियासत जोरों पर चल रही है। 24 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी हर विधानसभा में जाएगी और सभा करेगी और नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर जनता के बीच बताएगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो ये बिल पास किया गया है संसद से, ये चुनावी रणनीति के बेसिस पे पास किया गया है। इसका महिलाओं को लेकर कोई सरोकार नहीं है। तो समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर हल्ला बोल करने जा रही है। बीजेपी के चुनावी मुद्दों पर तमाम तरह के सवालों को उठा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम जाएंगे और जनता के बीच में जाकर बताएंगे ये बिल सिर्फ तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तारिक खान, समाजवादी पार्टी के नेता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। दोनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तारिक खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तारिक खान साहब, अखिलेश यादव का कहना है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी महिलाओं के बीच में जाएगी और नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर बताएगी कि एक छलावा है, महिलाओं का इससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। जरा बताइए कि इस बिल में क्या खामियां हैं, महिलाओं का कहां से भला नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार के पास, आवाज आ रही है ना मेरी? बहुत अच्छे से आ रही है। सब सरकार के पास एकदम क्लियर कट ये ऑप्शन था कि इसको तुरंत लागू कर दिया जाए। क्यों नहीं किया गया? इसमें यहीं से राजनीति शुरू हो जाती। पहला बिल पर कभी किसी भी खास तरीके से कोई विरोध समाजवादी पार्टी का नहीं था। बस ये था कि एक प्राविधान किया जाए और ओबीसी की भी महिलाओं को अलग से इसमें आरक्षण दिया जाए, जिसको वर्गीकरण कह लीजिए या आरक्षण में आरक्षण है। अगर ये डिमांड समाजवादी पार्टी करती है तो मुझको कहीं से नहीं लगता कि ये गैर मुनासिब डिमांड है। ये मुनासिब डिमांड इसलिए है कि मंडल कमीशन ने अगर ओबीसी को आरक्षण दिया तो बड़े भाई ये माना ना कि ओबीसी हर तरीके से राजनीतिक, शैक्षिक और इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब है, तभी तो आरक्षण दिया गया। अगर उनकी स्थिति खराब है, इसी तरीके से ओबीसी महिलाओं की
माइनॉरिटी की महिलाओं की भी स्थिति खराब है। जो हम उनको इसी में आरक्षण दे देंगे तो जो प्रेजेंस, अभी ये बिल सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के लिए है, जो प्रेजेंस महिलाओं की आप चाहते हैं कि संसद में और हमारे देश की सभी विधानसभाओं में दिखाई दे, उसमें भागीदारी इन लोगों की भी हो जाती है। ये डिमांड करना कोई गैर मुनासिब डिमांड नहीं है, और ये आज से डिमांड नहीं, नेताजी ने और जो तमाम समाजवादी विचारधारा के नेता हैं उन्होंने लोकसभा में इस चीज के लिए हमेशा पैरवी की, मगर सरकार इसको टालकर आगे बढ़ाना चाहती है। सिर्फ उसमें दो तरीके के, एक तरीके से हिंड्रेंस लगा दिया है। एक तो परिसीमन होगा, दूसरा जनगणना हो। ये दो चीजें हैं भाई, आप समझिए। और जो जनगणना 2026 की, ये मैं आपको बता रहा हूं 2035 से पहले ये आरक्षण लागू ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनको जो ये वाला जो परिसीमन है, ये 2026 के बाद की जो जनगणना होगी उसके हिसाब से परिसीमन अगला वाला होगा। और 26 के लेकिन बाद बीजेपी तो ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि 2024 के चुनाव के लेकर आप लोग डरे हुए हो, इससे पहले ही आप लोग इस प्रकार की रणनीतियां बना रहे हो। नहीं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि लोकसभा एमपी को एमएलए लड़ने के लिए कौन कह रहा है? समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन के लोग। मध्य प्रदेश में अपने 6 एमपीओ से कह रहे हैं कि तुम विधानसभा लड़ जाओ। एक एमपी 5 विधानसभाओं का एमएलए होता है। एक एमपी मतलब 5 एमएलए। 1 एमपी इज इक्वल टू 5 एमएलए। तो वो जब 5 एमएलए के बराबर हो गया, अब आप उससे कह रहे हो कि अब आप जब 3rd क्लास पढ़ लिया तो अब नर्सरी फिर से पढ़ लो। आपका मैटर है, आप उनको नर्सरी पढ़ाओ और चाहे किंडर गार्डन वाले स्कूल में डाल दो। मुझसे, हम लोगों से इस मामले में कोई मैटर नहीं। ये भाजपा का इंटरनल मैटर है, वो किसी को लड़ाए भिड़ाए चाहे जो करे। मगर जब आप इस तरीके के कार्यों में आ जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश रेड जोन बन गया, 18 सीट रेड जोन में है। आरएसएस ने कहा कि 22 तुम्हारे जो एमपी हैं उनका रिपोर्ट कार्ड इतना खराब है कि वो चुनाव हार जाएंगे। अरे सर, आरएसएस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, वो अपने कैंडिडेट को कैसे उतारती है, वो तो उनका अंदरूनी मामला है। इसको लेकर आपको सवाल नहीं करना चाहिए कि कौन एमपी को एमएलए बना रहा है, एमएलए को एमपी बना रहा है, कौन से डेंजर जोन में आ रहे हैं। दिस इज द मैटर ऑफ पर्सनल थिंग। ये बीजेपी का अपना मुद्दा है सर, इसमें तो किसको टिकट नहीं, आप लोगों से परमिशन नहीं लेंगे सर। वो जरा सा जवाब ले लीजिए। बिल्कुल बीजेपी का इंटरनल मैटर, लेकिन सवाल लगातार इंडिया गठबंधन के ऊपर जब उठते हैं, अभी आप ही ने कहा कि हम लोग डरे हुए हैं, तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि हम नहीं डरे हुए हैं। जो इस तरीके के स्टेप आप बता दीजिए हमने क्या, हम तो ठीक है। सीधा मेरे साथ प्रदीप भटनागर, मैं आपके पास आता हूं। प्रदीप भटनागर जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, तारिक खान साहब का ये कहना है, पहले मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव आने वाले लोकसभा चुनाव में नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और सभा करेंगे जाकर कि ये बिल महिलाओं के लिए बिल्कुल सरोकार नहीं है, ना ही महिलाओं के लिए कुछ भी फायदेमंद है, ये जनता के साथ छलावा हुआ है। और जाकर सभा की जाएंगे। और विधानसभा चुनाव में तारिक खान साहब हमारे पास समाजवादी पार्टी के नेता थे, मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस बिल में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब जुमला है, हवा हवाई है, जनता को छला जा रहा है। और इस बिल को अगर पास करना था तो 2035 से पहले ये हो ही नहीं पाएगा। अभी परसीमन होगा, जनगणना होगी। आप जनता को धोखा दे रहे हैं। प्रदीप जी मैं थोड़ा सा बता दूं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई सुन के, जिस प्रदेश की सबसे बड़ी बहुसंख्या, बहुत बड़ी संख्या है, और सूबे के मुख्यमंत्री रहे जो बेचारे आजमगढ़ हार गए, तो कम से कम उन्होंने जनता के बीच में जाना शुरू तो करा। जिनकी 12 बजे आंख खुलती थी और रात को क्लब में सुबह हो जाती थी, ये बड़ी अच्छी बात है। चलो जनता के बीच में तो जाएंगे, कम से कम उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे, प्रमुख रहे, पिता तुल्य बने रहे, उनके पिता भी प्रदेश के एक मसीहा बने। आज वो लोग कम से कम ये सोच तो रहे कि जनता के बीच में जाने के लिए। अब ये जो महिलाओं की बात आती है, अब महिलाओं पे आ जाइए। कौन से परिवार जाएगा जो लोकसभा में चिल्ला रहा था, गालियां लगा रहा था महिलाओं के लिए? वही जो आज तक जिस पार्टी ने महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा। और ये क्या कहते समाजवाद, समाजवाद है।
समाजवादी पार्टी में, तो पहले ये चीजें देख लेनी चाहिए कि समाजवाद कहाँ चला गया आपका। समाजवाद नहीं है आप में धर्मवाद है, जातिवाद है आपमें। आप जनगणना कहेंगे, चलो देश की जनगणना होनी चाहिए, अच्छी बात है कि हमारी संख्या और देश की कितनी पता लगे सकते। अगर आप जातीय जनगणना की जब बात आती है, सवाल उठते हैं जातीय जनगणना क्यों कराना चाहते हैं, इतना दबाव आप 24 दल क्यों दे रहे हैं। जातीय जनगणना प्रदेश केंद्र को करानी चाहिए, प्रदेश में सरकारें बैठी जातीय जनगणना करानी है। और जनगणना क्या, वो तो एक समझो कि एक डाटा है जो करते हैं, वो आइडिया, वो भी उनपे कंट्रोल नहीं है जो बिहार। लेकिन प्रदीप जी महिला आरक्षण बिल को लाकर जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं कि 33% आरक्षण की बात की और इस बिल के बनने के बाद महिलाएं बहुत खुश हैं, लेकिन अखिलेश यादव का जगह जगह जाकर जनसभा करेंगे प्रदीप जी, तो आपका खेल बिगाड़ देंगे कहीं ना कहीं। तो तैयारी किस प्रकार से आपकी? समाजवादी पार्टी, इनका समाजवाद कहता है कि हम पुरुष प्रधान पार्टी है और पुरुष प्रधान पार्टी में महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। और महिलाएं जो है वो परिवार की हैं, जो सांसद बनेगी, प्रधान बनेगी, एमएलसी बनेगी, एमएलए बनेगी, अदर में नहीं। लड़ाई इस चीज की है। क्यों? आपने देखा कि किस तरीके से आजमगढ़ से भागना पड़ा मुख्यमंत्री को, अपनी सीट नहीं बचा पाए। आपने किस तरीके से देखा कि मैनपुरी के अंदर सद्भावनाओं का अंबार लगाया इन्होंने, और एक पार्टी एक मत होकर 24 जिले से एक साथ चुनाव लड़ा। ये लग लेते क्या वहां पे नेता नहीं थे क्या, जो परिवार के को ही हराया गया। तो सब चीजें हैं, समझने वाली है जनता, चीजें समझ रही है कि परिवारवाद जिस पार्टियों में रहा है और वो किस तरह चलाना चाहती है प्रदेश को, वो भी दिखाए। तो समाजवादी पार्टी तो चलो महिलाओं की बात तो ठीक है, समाजवादी ये तो बताए कम से कम पार्टी की, भाई अगर आप आओगे प्रदेश के अंदर, आप अगर संख्या लेगा तो आपसे क्या योजना बनाइए प्रदेश के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए, कोई योजनाएं हो आपसे, कुछ चीजें होंगी, हम जनता आएगी जनता के बीच में। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूं, योजनाएं हो, मैं आपके पास आता हूं। नवीन जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी नवीन जी, सवाल मेरा यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव जिस प्रकार से हर विधानसभा में सभा करने वाले हैं और बताएंगे कि जो बिल महिला आरक्षण वंदन अधिनियम जो बिल आया है, ये महिलाओं के लिए कोई सरोकार नहीं रखता और भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों का उजागर करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इसका 2024 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? क्या महिलाओं पर कुछ असर पड़ पाएगा? सुनील जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पहल करता है क्रेडिट उसको मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जिस तरीके से महिला शक्ति वंदन अधिनियम लेकर वो सदन में आए और वो पास हो गया, इम्प्लीमेंटेशन इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट था उसको पास कराना, कानून बनाना। वो कानून बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है, लिहाजा मुझे लगता है कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट जो जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज आती है कि जो भी पार्टियां ये कहती है कि इसको लागू करने, अमली जामा पहनाइए, परिसीमन होगा, ये होगा। अरे भाई, आप अपनी पार्टी के स्वतः नीति निर्धारक हैं, आप अपने तय कर दीजिए कि हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो या एनडीए गठबंधन के दल हो, इनको ये चाहिए कि एक लोकसभा एवरेज, मध्य प्रदेश में तो मैं देख रहा हूं कि लोकसभाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, 8 विधानसभाओं की एक लोकसभा है, वहां पे कहीं 7 है, 6 सीट विधानसभाओं की एक लोकसभा है। तो ऐसी स्थिति में इनको चाहिए कि जो बड़ी लोकसभा है कम से कम उनमें 2 महिलाओं को आप सीट आरक्षित कर दीजिए, सभी दलों को करना चाहिए। इससे क्या है कि तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अब सवाल ये आता है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और आंदोलन में जाना चाहती है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, तारिक भाई आप बता दीजिए कि क्या महिला सशक्तिकरण केवल तभी हो पाएगा जब डिंपल यादव जी मैनपुरी चुनाव लड़ेंगी? आपकी पार्टी ने कितनी महिलाओं को आगे चुनाव लड़वाया है, आगे आप कितनी महिलाओं को टिकट देने वाले हैं? अब आते हैं आपकी बात पे कि आपने कहा बैकवर्ड, पिछड़े, दलित। जो लोग आज अखिलेश जी अगर बैकवर्ड समाज से आते हैं तो आप उनको बैकवर्ड मानेंगे क्या? साधन संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, राजनीतिक रूप से संपन्न है, वो किस बात के बैकवर्ड है? नहीं है ना। अगर आप लाना चाहते हैं तो आप उस वर्ग के अंदर जाइए, उठाइए हर वर्ग से बैकवर्ड लोगों को, उनको आगे लाइए। ये आपकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है, ये भाजपा की भी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि सभी दल उस वर्ग को उठाकर आगे लाएं, तब तो आप सामाजिक उत्थान और समाजवाद की बात फलीभूत कर पाएंगे।
लेकिन उस समाजवाद की आड़ में परिवारवाद को अगर बढ़ावा दिया जाता है, कांग्रेस है तो राहुल जी है, सोनिया जी है, प्रियंका जी है। अरे भाई, इस देश के अंदर आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, आप ब्रेन का यूज नहीं करना चाह रहे हैं। इस देश को आप अभी भी उसी पुराने दकियानूसी सिस्टम के साथ चलाना चाहते हैं। आप कांग्रेस वाले हैं, अगर तो कांग्रेस को भी चाहिए कि अपने सिस्टम बनाए, क्वालिफाइड अच्छे लोगों को आगे लेके आए, लीडरशिप उनके हाथ में दीजिए। जरूरत क्या है कि केवल राहुल गांधी ही दावेदार, ऐसी कौन सी खासियत है? इतनी आपके यहाँ एक रिजर्वेशन है परिवारवाद का, यही समाजवादी पार्टी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज दिखाई देती है कि उनके यहाँ जमीनी कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाता है, इसको आप नकार नहीं सकते। जवाब दीजिए तारिक जी। देखिए, मैं दोनों का जवाब दे दूं। जैसे मैं पूरा सुन नहीं पाया, फिर भी मुझे लगता ऐसा है कि बीजेपी प्रवक्ता ने शायद कहा कि अखिलेश साहब कितनी बजे सो के उठते हैं, उसके बाद पार्टी में जाते हैं, शायद उन्होंने यही कहा, मगर उनकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। मैं ये कह रहा हूं सुनील भाई कि पर्सनल नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर मैं पर्सनल हो जाऊंगा तो मोदी जी और योगी जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहने लगूंगा जिससे नहीं, बिल्कुल पर्सनल किसी को नहीं होना है। रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि पर्सनल कोई किसी पे नहीं होगा, जिस मुद्दे पर बात करते हैं उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अखिलेश साहब के बारे में ऐसा कहना, हाँ बिल्कुल, पर्सनल कमेंट। कोई भी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, हमारे साथ जो भी पैनल पे हैं, हमने नहीं सर, कोई पर्सनल नहीं, प्रदीप जी पर्सनल नहीं। हमारे लिए बीच में ना बोले, यही गड़बड़ हो जाता है। जब मैं बोल लूं तब बोले। ठीक है भाई, चलिए बोलिए आप। बोलने तब बोले। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम भी सम्मान करते हैं जो स्टेट का मुख्यमंत्री है, कोई भी हो, उसका नाम ABC कुछ भी हो, ऐसे ही देश का जो प्रधानमंत्री है या वो पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं अखिलेश यादव साहब सम्मानित है, जनता ने उनको MP न जाने क्या क्या कितनी बार चुना है, चुन के गए हैं, तो उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए मुझे लगता है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या जया बच्चन हमारी रिश्तेदार है अखिलेश यादव साहब की, उनकी बुआ है, उनकी काकी है, उनकी क्या है? तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती है। मूलभूत सवाल वही है कि हम ये चाहते हैं कि जो बैकवर्ड, जो मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट छोरे पे, एकदम लास्ट पॉइंट पे जो महिलाएं हमारी छूटी रह गई हैं, जिसमें OBC महिलाएं भी हैं, नहीं तारिक खान साहब उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसी महिलाएं जो पिछले पायदान से आती हैं, जया बच्चन जी बहुत बड़ा चेहरा है, डिंपल यादव को मैनपुरी से लड़ा देना आपकी पारिवारिक सीट है, आप समाजवादी पार्टी हमेशा वहां से जीतते आई है, जिस प्रकार से और महिलाओं को वहां पर जगह ना मिलना, सवाल इस बात का है। फूलन देवी भी चर्चित चेहरा है सर। नहीं, चर्चित चेहरा नहीं, वो भी बैकवर्ड। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये और अगर मेजोरिटी देखा जाए ना सर, अगर कानून बनेगा ना सर तो सरकार की ही तरफ से बनेगा। या तो ये हो जाए कि हम लोग जाएं बांग्लादेश की सरकार से डिमांड करें कि महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। भाई, यहाँ इनकी सरकार है, ये फुल फ्लेज पावर में है, तो सरकार जनता ने चुनी है ना सर, सरकार जनता ने चुनी है ना, जनता ने चुनकर भेजा है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारी मेहरबानी? हाँ वही तो, जनता की मेहरबानी। ये आप क्यों जाएंगे? आप अगर जिस देश का, जैसे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चुना गया था, जैसे UPA की सरकार बनी थी, वैसे उसी जनता ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को चुना, NDA को चुना है सर। डिमांड तो इन्हीं से करेंगे ना, किससे करेंगे? ये मैं पूछ रहा हूँ ना। हम कह रहे हैं हम लोग मांग किससे करें? इनसे ना करें तो किससे करें? तो अगर हमें कोई बात कहनी है या अपनी बात रखनी है या ये कहना है कि OBC महिलाओं को भी उनका हक देना चाहिए, और इस बात को इन्होंने नहीं दिया, तो इस बात को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे कि ये बैकवर्ड के साथ। प्रदीप जी, OBC महिलाओं को आप लोगों ने हक नहीं दिया, इसको लेकर समाजवादी पार्टी महिलाओं के बीच में जाएगी आपकी सरकार को लेकर। प्रदीप जी। बिल्कुल, देखिए चौहान साहब, बड़ी अच्छी बात बताऊं, अभी जो आरक्षण की बात चल रही थी, मैं वो भी जवाब दूंगा कि थोड़ा सा देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, क्या उनको बराबर के दर्जे की बात आप तो करते हैं, मगर देंगे नहीं, आप केवल मंच पे ही बोलेंगे, वैसे दर्जा नहीं देंगे। तो ये इनकी सोच और मेंटलिटी देखिए, आप कहाँ तक सोचते हैं। मैं पहले सिस्टम में किसी को व्यक्तिगत नहीं हुआ, और जब समाज में आ जाता है आदमी व्यक्तिगत नहीं रहता, वो समाज का रहता है। तो महिलाओं को जाकर बात तो आप करते, अभी आ गए OBC पे आ गए। अरे भाई, अभी जब महिला जनगणना मतगणना होगी,
कि जब परिसीमन होगा तो सब चीजें आएंगी। भले गृह मंत्री जी ने कहा कि 2029 तक ये लागू होगा, और दुनिया और देश और मीडिया के आगे बोला, फिर एक और बट कोई रह नहीं गया। फिर आप जनता को बड़गलाने में लगे, सिखाने में लगे, झूठ बोलने में लगे, बैठ के क्या करेंगे आप? या तो आपने कुछ है नहीं, क्योंकि 5-5 6 मुख्यमंत्री रहे, इस प्रदेश के बन गए, उस प्रदेश का बंटाधार करा बैठ के, विकास का नाम नहीं था, और कर्जे में डुबो के चलेगा प्रदेश को। नीति रीति इनके पास कोई थी नहीं, भैंस चोरी जब पूरा प्रदेश की पुलिस लग जाती थी। तो ये आज यहाँ बैठ के ज्ञान समझा रहे हैं, क्या पेलना है, क्या ज्ञान, क्या नहीं पेलना है। तो सिस्टम इन कह रही जाके दुनिया को ये तो बताएंगे, अरे आपने खुद ओबीसी हो गए, ओबीसी का क्या फर्ज अदा करा आपने प्रदेश के अंदर? बताइए कितने गरीबों को छत दे दिया आपने, मुख्यमंत्री आवास के या प्रधानमंत्री आवास में? तारिक जवाब दीजिए। गरीबों को जवाब दे दिया, आपने उद्धार कर दिया। लाखों आवास सुबह तक तो दूर हुआ है बुंदेलखंड का, पानी तक पूर्वांचल को दे नहीं पाया। आवास के यहाँ बैठ के आप बात कर रहे हैं। कहिए तो डेटा भी निकाल लेता हूँ अभी। आप कोई उपलब्धियां आप पे को थी नहीं, ना दी पीछे दी, ना मुख्यमंत्री देंगे। जल्दी से तारिक जी, तारिक जवाब दीजिए, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? प्रदीप जी का कहना है बीजेपी का। मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया, ठीक है। अब मैं ये, और लोहिया आवास भी दिया समाजवादी पार्टी ने तमाम लोगों को, अब उसका नंबर कहिए तो निकाल के बताऊंगा। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी काशीराम आवास योजना जो मायावती जी ने बनाई थी, उसका नाम चेंज करके उन्होंने लोहिया आवास कर दिया। ऐसे तो आपने 10-90 का भी नाम चेंज किया, 10-12 न जाने कितना नाम चेंज किया है। नाम चेंज करने में तो आप लोग PhD है, ये मेरे बीच में क्यों बोलते हैं भाई? मैं इनसे बात करता नहीं। सुनील भाई देखिए, जो एंकर होता है उससे बात करनी चाहिए, हम लोग डायरेक्ट बात करने लगेंगे। एक सेकंड सर, इतना आराम से ठीक है, आप बोलिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सुनील भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि हम सीधे महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, और ये बात हम महिलाओं के बीच में लेके जाएंगे, ओबीसी महिलाओं को बताएंगे कि आपके साथ धोखा ये लोग कर रहे हैं, आपको आपका हक नहीं देना चाहते हैं कि आप घर में चूल्हा फूकती रहो और आप लोकसभा में जाकर न बैठो। बीजेपी कह रही है कि कौन सा हक की बात कर रहे हैं, कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, वो यही तो बोल रही है। क्या किया? अगर आप जनता, एक सेकंड सर, तारिक खान साहब, अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपके विश्वास कैसे करेंगी? महिलाएं क्यों नहीं करेंगी? बैकवर्ड महिला के लिए किया क्या? हम मांग कर रहे थे कि उनको भी उसी में आरक्षण दे दो, दे देते। अच्छा, क्यों नहीं दिया? प्रदीप जी, क्या किया बैकवर्ड महिलाओं के लिए, पूछ रहे हैं। मैंने अभी कितनी बड़ी बात बताई कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 2019 तक ये पारित होगा, 29 तक होगा। और उन्होंने बताया कि महिला मतगणना, महिला आरक्षण, महिला सीट बननी है, और कैसे के हक तो आप थोड़ा समझ जाएगी। उन्होंने कहा सुन नहीं पा रहा, आप 2035 पे जा रहे हैं, फिर आप थोड़ा सी समझने भी चाह रहे, ना जनता के बीच समझाना चाहते हैं। आप ओबीसी आरक्षण को लेके बैठ गए। अरे पूछिए ना कांग्रेस अलायंस से, पूछिए कि इन्होंने लंबे वर्ष तक ओबीसी का विरोध क्यों करा, उनसे पूछिए, इन्होंने जनगणना कराई। बिल्कुल, क्योंकि तारिक खान साहब यूपी गवर्नमेंट में मुलायम सिंह यादव जी खुद रक्षा मंत्री थे सर, और अगर चाहते तो महिला आरक्षण बिल को लेकर आते वहां पर। नहीं तो महिला आरक्षण बिल आया था, महिला आरक्षण बिल पेश था, तब भी हमारा विरोध इसी बात पे था कि बैकवर्ड महिलाओं को और पेश तो नहीं हुआ ना सर, महिलाओं को पेश तो नहीं हुआ, मेन चीज तो ये। ठीक है, नवीन जी, मेरी आवाज सर आ रही है आपके पास? हमारी जो सब डिमांड थी वही स्टैंड, आज हमने स्टैंड नहीं अपना चेंज। ठीक है, नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से सर फाइनल कमेंट आपका। 2 बातों में बात खत्म करूंगा। तारिक भाई, आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अखिलेश जी के साथ अर्ज कीजिए, जाके उनसे निवेदन कीजिए कि जो भी चुनाव आप लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपको जो भी टाइप कांग्रेस के साथ हो रहा है, वहां जो भी आपको सीटें मिल रही हैं, आप उसमें 33% आरक्षण दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकसभा चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में आप एक बड़ा दल है, आप उसमें अपने यहाँ से 33% की पहल करिए, आपको क्रेडिट मिलेगा। कानून बनने में दीजिए, जब बनेगा तब बनेगा। आप अपने यहाँ से पहल तो करिए, एक इनिशिएटिव मोदी सरकार ने लिया है, आप उसको काउंटर करिए, आगे बढ़ के आगे आइए। विरोध किसी की टांग खींचने से नहीं होता है, एक बड़ी लकीर खींचने की पहल कीजिए। मुझे लगता है कि आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, और भारतीय जनता पार्टी को भी यही मैं कहूंगा कि वो भी अपने यहाँ जो उन्होंने कहा है परिसीमन होगा, सर आरक्षित करेगी तब करेगी, चुनाव आयोग जब आरक्षित करेगा सीटों को तब करेगा। आप इनिशिएट करिए और आगे आइए, महिलाओं को उनका हक दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। प्रदीप जी आपका, तारिक जी आपका और नवीन जी आपका।
लेकिन लगातार सवाल उठते रहेंगे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी हल्ला बोल करने जा रही है, महिला आरक्षण बिल को लेकर, और बीजेपी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। अब देखना होगा समाजवादी पार्टी का यह हल्ला बोल कितना कारगर साबित होता है, महिलाएं कितना विश्वास करती हैं उनकी बातों पर। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।